एक एओपी है जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं ना। एक एओपी है, वो चल रही है, पार्टनर ने उसमें कैपिटल दिया, अब उस पे पार्टनर उस पे प्रॉफिट लेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ये बात क्लियर होगी। एओपी है और पार्टनर का एक अलहदा से मकान है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है, क्या इस पे किसी को इतराज हो सकता है? नहीं, पार्टनर की वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इधर से शेयर आएगा फॉर रेंट पर्पस। अब एओपी को एक मकान चाहिए, ठीक है, तो पार्टनर को कहते हैं भाई अपने वाला मकान दे दो, ठीक है, तो वो दे सकता है। ये नहीं कह सकते कि यार ये तो जो है ये अलाउड नहीं, ये अलाउड है। अगर वो इस मकान को एज ए कैपिटल रखे, ठीक है, फिर नहीं ले सकता इसके ऊपर रेंट, क्यों? क्यों तुमने तुमने तो ये ओपी के हवाले कर दिया, अब किस बात का रेंट ले रहे हो? तो ये ड्राइंग्स होंगी। लेकिन उसका एक अलहदा से घर है और उसने एओपी को रेंट पे दिया हुआ, यस। हाँ, अब ये ख्याल रखा गया एओपी जितने पैसे एज ए रेंट देगी, एओपी का एक्सपेंस, लेकिन वो पार्टनर जितने लेगा उसको कंपेयर किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ये कंसेप्ट है, क्लियर हो गया? चले, तो वो जानबूझ के ये क्वेश्चन ऐड किया था। चले जी, हम सेल्स टैक्स को जो है जल्दी जल्दी से रिव्यू करते हैं ताकि तो ऑडिट का बस ऑडिट आपसे चंद कदम दूर है, ठीक है, इंशाल्लाह बस पास करें, मिलते हैं फिर ऑडिट में। नहीं जी, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, इंशाल्लाह यार हो जाएंगे। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ना रायगा नहीं करता, ठीक है। जो बच्चा एफर्ट कर रहा है और 50% से ज्यादा कर, ठीक है, 100% तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, ये आई कैप को भी पता है, इसलिए उसने पासिंग परसेंटेज 100% नहीं रखी। तो अगर आपको कोई कोई एक चैप्टर परेशान कर रहा है तो उसकी बेस पे आप सारा अपनी प्रिपरेशन ना खराब करें, वो मेरे पास है, वो मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अपने आप को इस तरह से समझें कि यार मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे मैं 50% से ज्यादा ले ही जाऊंगा। और जब भी क्वेश्चन करें इसी माइंड के साथ करें कि यार देखें मेरा 50% से ज्यादा हो गया, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़े। जो चीजें मसाइल हो रही है वो आपस में डिस्कस करें और वो फिर मेरे पास ले आए। चलें जी, सेल्स टैक्स हम एक्ट पढ़ते हैं। कुछ हमने पढ़ लिया था, ये हमने कंपनी की डेफिनेशन वगैरह तक पढ़ लिया था। आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, एक होती है रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस में 100% पे लगता है। वैल्यू ऑफ प्राइस अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगेगा, लेकिन जो रिटेल प्राइस वाले थर्ड शेड्यूल वाले आइटम है उन पे आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? नहीं जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कंसीडरेशन इन मनी, जो पैसे आएंगे और उसमें से सारे टैक्सेस और सारी ड्यूटी शामिल होंगी सवाए सेल्स टैक्स के। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज है, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए है, तो 110 की चीज होगी। क्लियर हो गया? ले जी, which supplier receive from the recipient but excluding the amount of tax, excluding the amount of tax का मतलब है इनकम टैक्स, नहीं सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की बात हो। अब एक एक बात हम करते रहते हैं, बाज़ दफा मसाइल आते हैं और वैल्यू सप्लाई अगर जी बेटा नहीं समझे जी, रिवीजन हो रही है ले जी कुछ बचे हैं जो अच्छा, इफ द अगर कंसिडरेशन आपको मिली है किसमें, इन काइंड, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम है, तो भाई जो इन काइंड मिल रही है उसकी क्या ले लें, जो है फेयर मार्केट वैल्यू ले, ताकि आपको पता चल जाए ये कितने की आप दे रहे हैं। ओके, लेकिन उसमें से सेल्स टैक्स की अमाउंट निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप किसी रिश्तेदार को, एसोसिएट को, ठीक है, मामे चाचे को, पेरेंट कंपनी को, सब्सिडरी को, ठीक है, जो है वो क्या नहीं करते जनाब, आप उनको पूरी पैसे नहीं लेते, तो वो कहते हैं इस सूरत में भी हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। फिर वो कहते हैं अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट वाली चीज जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, 30 लाख की चीज आपको इंस्टॉलमेंट पे ले तो आपको 35 लाख की मिलेगी। वो कहते हैं भाईजान इस सूरत में बस जिस दिन वो कंट्रैक्ट हुआ, ठीक है, वो कल पढ़ा था, जिस दिन वो कंट्रैक्ट हुआ उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। टाइम क्या होगा, जिस दिन कंट्रैक्ट हुआ, वैल्यू क्या होगी, जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, हमें पता चल। ओके, अगर डिस्काउंट है, देखिए एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर जो है आई थिंक 31 में है, क्वेश्चन में नंबर मेरे ख्याल 24 में भी है, ये जो सेल्स टैक्स के क्वेश्चन उनमें ट्रेड डिस्काउंट की बात करता है, ठीक है, और कैश डिस्काउंट की। जब कैश डिस्काउंट हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना। ट्रेड डिस्काउंट, यस ये अलाउड है, दो शर्तें हैं। नंबर 1, सेल्स टैक्स पे वो डिस्काउंट और सेल्स टैक्स की अमाउंट लिखी हो, यानी उस पे लिखा हो 100 रुपया था, 20 रुपए डिस्काउंट, 80 रुपए, 80 रुपए पे टैक्स लिखा हो और आगे अमाउंट
इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखी हुई हो, तो फिर अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। चलें आगे चलते। फिर वो कहता है चीज की नेचर ही ऐसी है, ठीक है, कि उसकी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना क्या है, बड़ा मसला है। तो कहते हैं ओपन मार्केट में देख लो, ठीक है। हम कहते हैं ओपन मार्केट में भी नहीं है, वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है ना, यूके में तो सेल हो रही है, वहां पे जाके देख लो और इसको कन्वर्ट कर लो पाउंड को पाकिस्तानी रुपीस में। तो ओपन मार्केट प्राइस जो है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। फिर आगे चलते हैं, हम कहते हैं चीजें जो है हमने जो है इंपोर्ट की है, ठीक है, सवाए वो जो थर्ड शेड्यूल, क्योंकि थर्ड शेड्यूल तो हमेशा किस पे लाता है, रिटेल प्राइस पे। वो कहता है फिर ऐसी वैल्यू जो कस्टम एक्ट के अंडर उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो फिर उसके मुताबिक उसकी होगी। हम कहते हैं ठीक है, अभी आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला, लेकिन वो कहते हैं कस्टम ड्यूटी वाले जो वैल्यू डिटरमिन करें उसमें सेल्स टैक्स के अलावा बाकी सारी चीजें शामिल कर लें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कोई और जो है वो सारी शामिल करके बाकी उसमें सेल्स टैक्स लें। ओके, अगर किसी को एफबीआर को चोरी पकड़ी जाए और उन्हें लगे कि जनाब इन्होंने वैल्यू सही डिटरमिन नहीं की, वो अड़े हुए हैं, यही फेयर मार्केट वैल्यू, यही वैल्यू है, तो फिर एक कमेटी बनाते हैं जिसमें कुछ इनलैंड रेवेन्यू के नुमाइंदे होते हैं और कुछ बिजनेस वालों के होते हैं। क्लियर हो गया? वो एक कमेटी बनती है और वो जो वैल्यू डिटरमिन कर दे फिर वही क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। फिर कहते हैं भाई अगर प्रोसेसिंग के लिए दें, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए दें, जैसे होंडा वाले ने चीज दी 100 रुपए, उस पे काम किया कुछ किसने, जो है जनरल टायर वाले, और जब उसने होंडा टायर को वापस की तो वो कितने की थी, 120 की। क्लियर हो गया? तो वो किया जाएगा भाई, इसमें अब जो है इफ द गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड आर सप्लाइज टू ए पर्सन फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, तो इसका सिंपल कंसेप्ट है, 100 रुपए की आई थी, जब गई कितने की, तो इसकी जो सर्विस है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 रुपए, तो ये कितने पे टैक्स लगाएगा, 20 रुपए। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ, ठीक है, अच्छा ये दोनों को आपस में मिक्स तो नहीं होगा, ये है, इसको अभी भूल जाए, हाँ ये कंसेप्ट मिस हो गया। वो कहता है ये वाला था बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, इसमें क्या होगा, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, उसने कितने रिसीव किए, 120 रुपए, फॉर द वैल्यू एडिशन कैरिड आउट, उसने कितने रिसीव किए, 120, और जब आया था कितने थे, 100 रुपए, तो उसने वैल्यू एडिशन कितने की, तो वैल्यू एडिशन, ठीक है, वो ऊपर वाला कंसेप्ट उसको छोड़ दे, वैल्यू एडिशन उसने कितने की, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, 20 रुपए, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ते हैं, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, क्या 120, नहीं, फॉर द कौन से वाला, वैल्यू एडिशन, तो जब आई थी 100 रुपए की थी, जब गई तो कितने की, 120 की, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, तो जनरल टायर वाले अपनी सेल शो करेंगे कितने की, 20 रुपए की। जी बेटा आपका क्वेश्चन, जी जनरल टायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई, जनरल, क्योंकि दोबारा पहले उनकी बात खत्म, जनरल टायर, मैं दोबारा बता देता हूँ ये कंसेप्ट थोड़ा सा बता, कोई बड़ी वर्किंग कराई ले जी। होंडा मोटर ने मटेरियल दिया 100 रुपए का, जनरल टायर ने जब उसको वापस भेजा तो वो था 120 का। क्लियर हो गया? अब ये जो चीज बेच रहा है या दे रहा है, क्योंकि जनरल टायर को उसने टॉल मैन्युफैक्चरर को भी क्या कंसीडर कर दिया कि आप भाई मैन्युफैक्चरर, अब दी 120 की, अब वैल्यू तो 120 की है, ठीक है, अगर ये टॉल मैन्युफैक्चरर ना होता तो हम क्या लगाते, 120। वो कहते नहीं भाई इसमें देख ले वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, जब आई कितने की थी, 100 रुपए की, वो निकाल लो, असल वैल्यू एडिशन क्या है, तो जनरल टायर की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी, 20 होगी। ये कंसेप्ट समझ। दोबारा से पढ़ते हैं, वो कहता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और चीजें किसी और से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं, ठीक है। अच्छा आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये दो कंसेप्ट है, पहले भी आपने पढ़े हुए हैं, दोबारा से बता देते हैं। असल में वापडा और दूसरे कौन से पहले, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये ग्रिड में बिजली देते हैं, और ग्रिड जो है किसके पास है, वो है किसके पास, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास, और वो कौन से हैं, जैसे लेस्को वगैरह, ठीक। अभी तक इसका क्वेश्चन इतना डीपली उसने पूछा नहीं। अब लेस्को वाले आगे इंडस्ट्रियल को, जो है कमर्शियल को, और जो है डोमेस्टिक को आगे सप्लाई करते हैं। वो कहते हैं यहां से यहां तक जब सप्लाई होगी तो सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, सिर्फ जो परचेज, सॉरी जो प्राइस होगी किसकी,
इलेक्ट्रिसिटी की, सिर्फ उस पे। जब यहां से यहां तक होगी तो उसमें सिर्फ ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी होगी बल्कि हर चीज शामिल होगी। उसमें टीवी टैक्स है, उसमें फला फला हर चीज, एक चीज उसमें एक्सक्लूड होगी, अगर इनको लेट पेमेंट सरचार्ज है वो आपने इंक्लूड नहीं करने, बाकी हर चीज इंक्लूड होगी। लेकिन इतना डीपली उसने पूछा नहीं है इसमें। ठीक है जी, पूछे। ये दोबारा बता देता हूं। एक होते हैं वापडा, एक है इंडिपेंडेंट पावर, वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। एक है लेस्को, वो हमें बिजली प्रोवाइड करती। वापडा और आईपीपीज बेचते हैं लेस्को को, और लेस्को आगे जनरल कंज्यूमर को, यानी उसमें डोमेस्टिक भी होते हैं उसमें। जब वापडा बेचेगा इसको लेस्को को, तो सिर्फ बिजली की प्राइस, उसमें कैपेसिटी प्राइस भी होती है, फला फला पता नहीं कितनी तरह की प्राइसेस होती है, सिर्फ बिजली की प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और वो लेस्को को टैक्स टैक्स जो लगाएगा वो किस पे लगाएगा, सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस पे, बाकी चीजें शामिल नहीं होंगी। कौन सी है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जब लेस्को वाले आगे हमें सेल करेंगे तो उसमें हर ड्यूटी, हर टैक्स, हर चीज शामिल होगी सवाए लेट पेमेंट सरचार्ज पे। चले जरा पढ़ लेते हैं डीपली, उसने से कभी इसको पूछा तो नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। आ जाए जरा। पहला पहला, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आर, कौन सप्लाई कर रहे हैं, वापडा या आईपीपीज, तो फिर क्या होगा, अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी प्राइस एक्सक्लूडिंग, अगर कोई कैपेसिटी परचेज प्राइस है, कोई एनर्जी प्राइस प्रीमियम है, कोई बोनस है, हर चीज को एक्सक्लूड करना है, सिर्फ एनर्जी की जो परचेज प्राइस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और दूसरी स्टाइल कौन से वाला, इन केस इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस, दोनों के बारे में है। जब कौन दे रहे हैं, अच्छा गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, सीएनजी नहीं, एसएनजीपीएल, सोई ना सीएनजी, मेरे कंसेप्ट तो ना खराब करो। टोटल अमाउंट बिल, जितना बिल आया इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गैस, उसमें रेंट होता है, उसमें कमीशन होता है, उसमें सारी ड्यूटी, उसमें सारे टैक्सेस, सारे प्रोविंशियल फेडरल, सवाए लेट पेमेंट सरचार्ज और सेल्स टैक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, ले जी। इन केस वो नीचे लिखा हुआ इट इज क्लैरिफाइड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, कौन से वाली, अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो वो भी निकाल लेनी है, किसकी तरह, सरचार्ज की तरह, सेल्स टैक्स की तरह, सब्सिडीज भी से उसमें से क्या करे, निकाल ले, और बाकी पे क्या लगाए, सेल्स टैक्स। लेकिन बाकी हर चीज क्या है, जितनी बिल की अमाउंट होगी सवाए लेट पेमेंट, सवाए से वो तो लगाना है सेल्स टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, और कौन से वाली, सब्सिडी की अमाउंट, इसके अलावा हर चीज उसमें शामिल होगी। फिर क्या कहता है, कोई बंदा अगर कोई व्हीकल लेता है और उस पे उसको जो है थोड़ा जो है लशपश करके फिर आगे बेच देता है, तो वो जितने की ली और जितने की बेची दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो टॉल मैन्युफैक्चरर वाली बात होगी। एग्जैक्टली टॉल मैन्युफैक्चरर। जी आगे चले। फिर वो कहता है रिटेल, रिटेल के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पता है वो कौन से रिटेल पे कौन सा टैक्स लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे या उस पे, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, उस सूरत में डिस्काउंटेड नहीं। ले जी आगे चलते हैं। ये हमने ये वाला पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था, थर्ड शेड्यूल आइटम भी पढ़ लिए थे, 25% लगता है। फिर कुछ जो है इंपोर्टेड पे, वैसे ही ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है, ये देखिए यहां से नेक्स्ट शुरू हो गया, यहां तक थर्ड शेड्यूल आइटम है, सॉरी ये यहाँ पे थर्ड शेड्यूल आइटम है, ये थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन इससे आगे किधर गए थर्ड शेड्यूल आइटम इंपोर्टेड, ये वाला, ये थर्ड शेड्यूल आइटम है जो इंपोर्ट करेंगे तो लगेगा। यहाँ पे थर्ड शेड्यूल आइटम खत्म, थर्ड शेड्यूल की डिस्कशन शुरू खत्म, शुरू नहीं अच्छा हंस ले हैं? टीचर भूल गया, बड़ी बात कमी। अच्छा चल, शुरू और खत्म इकट्ठा हो गया ये, आप भी हंस ले चले यहाँ। ले जी, शुरू और खत्म इकट्ठे हो गए थे। ले जी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है। आप भी बोल जी आज ले जी। अच्छा
कोई सराय की नहीं थी, खुदा के बंदे, शुरू और खत्म इकट्ठे हो गए। अच्छा, नेक्स्ट शुरू होना था और पिछला खत्म होना था, तो क्या बोला मैं? शुरू। बहुत ही मनहूस होकर, नहीं जी, टीचर की गलती तो ना, टीचर तो गलती कर ही नहीं सकता, स्लिप ऑफ टंग हो ही नहीं सकती। लेकिन जी, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो क्या बढ़ा सकती है? टैक्स को कम या ज्यादा कर सकती है। ये थर्ड शेड्यूल आइटम यहां से खत्म। मर जाऊंगा अब, दोबारा नहीं बोलूंगा। अच्छा, चलिए, उसके बाद जी, उसके बाद ये आइटम है जो लोग जो है इंपोर्ट होते हैं, लेकिन ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है, इन पे भी 25% लगेगा। ठीक, बेटा तो अन करीब मर जाएगा। तो हकीकत में मतलब वो इस्लामाबाद चक्कर लगाया तो नोल फाटक के करीब दिल करता है किसी को दौलती मारने को, या है? एक चक्कर लगा लो, बनो बीफ पुलाव खाओ। अच्छा खैर, वापस आते, अब आपने नहीं बोलना, ठीक है? आप 2 साल पुराना क्वेश्चन करते हो। नहीं जी, 25% ये भी लगेगा, ये लोकल है, लेकिन ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है, इन पे वैसे 25%। आगे चल भाई, टैक्स किसने पे करना है? भाई जब सप्लाई कर रहे हैं तो जो सप्लाई कर रहा हो, ठीक है, जो सेलर। लेकिन अगर इंपोर्ट करते हैं तो परचेजर टैक्स पे करना है। फिर है एक्स्ट्रा टैक्स, कुछ चीजों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, ये फर्दर टैक्स नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स 18% की तरह एक टैक्स है, फर्दर टैक्स एक जुर्माना है, ठीक है? तो कुछ चीजों पे 18 टैक्स लगता है, हमारे वो जो है सिलेबस में है नहीं, तो 18% तक लग सकता है, यानी 2% एक्स्ट्रा टैक्स, 4%, 20% नहीं, सॉरी 16%, 18%, 18 मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम नॉर्मल टैक्स और जो एक्स्ट्रा टैक्स लग के 36%, और अगर वो आगे लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ तो मजीद 4%, तो 40% तक टैक्स जा सकता है। खैर, आगे चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट यानी सीएनजी, बिल्कुल वही वाली बात है। अगर कोई सीएनजी सप्लाई करता है गैस स्टेशन को, तो वो कहता है उस पे टैक्स क्या लगेगा? 18% वैल्यू ऑफ सप्लाई, हम कहते हैं उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो कहते हैं जो प्राइस होगी नेचुरल गैस, उसमें चार्जेस, रेंट, कमीशन, हर चीज शामिल होगी। यानी अब तक जो हमने पढ़ा था वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी लेस्को दे रही है किसको? बिजली। और गैस, गैस वो जो है ये कौन से वाली है? सीएनजी, वो कोई और है। सीएनजी और जो घर में आ रही होती है वो एलपीजी है, कौन? वो, ठीक है? तो सीएनजी की बात कर रहे हैं। सीएनजी, सीएनजी के बारे में है बिल्कुल कंसेप्ट वही, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस, और कौन से वाला? चार्जेस, रेंट, कमीशन, सारे लोकल प्रोवेंशन, बात वही है। लेकिन पीछे कर रहा था बात इलेक्ट्रिसिटी की, लेस्को वाले किसको प्रोवाइड कर रहे, ठीक है? आगे अब जो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गैस वाली, वो सीएनजी वालों को, सीएनजी स्टेशन वालों को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल भी ये होगी। बस इसको एक नजर देख लेना। अब है टैक्स ऑन रिटेलर, रिटेलर अदर देन टायर 1, ठीक है? टायर 1 पे सिंपल लगता है। कुल मिला के बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी है वो रजिस्टर्ड करे खुद को, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के लिए लाजमी है वो खुद को रजिस्टर्ड करे। इसी तरह से जो है टायर 1 रिटेलर के लिए है वो खुद को रजिस्टर्ड करे। एक्सपोर्टर के लिए लाजमी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं ना, तो पहले आपको सेल्स टैक्स का लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी सेल्स टैक्स नंबर लेना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कानून के मुताबिक एक्सपोर्टर को लिए, क्योंकि उसकी सप्लाई जीरो रेटेड होती है, उससे आना है कुछ नहीं, तो भाई तुम चाहो तो रजिस्ट्रेशन ना करवाओ, लेकिन उसको करवाना पड़ेगी अगर वो क्या लेना चाहता है, अगर वो जीरो रेटेड पे रिफंड लेना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जीरो रेटेड वाले के लिए जरूरी है कि वो खुद को रजिस्टर्ड करवाए। अब आगे चलते हैं। जब नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्वेश्चन सारे बताऊंगा बाद में, फ्लो टूट जाता है, आपके क्वेश्चन थोड़ा आउटडेटेड होते हैं, और फिरौन की क्लास फेलो पुराने क्वेश्चन पूछते हो। मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है? मैं 1 घंटा आपके लिए अवेलेबल हूँ, अभी फ्लो ना तोड़। मैं न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, अगली स्कीम का होगा। वापस आते नहीं, अच्छा चलें, ठीक है? जो सिलेबस में अभी तक नहीं था, न्यू है बिल्कुल। नहीं जी, तो फ्लो तोड़, अब तुमने बोलना नहीं, ठीक है? नहीं जी, अब सारे कह रहे हैं, फिर भी नहीं सुनूंगा। नहीं जी, खैर वापस आते। अच्छा चले बता, नहीं अच्छा यार, मैं कहाँ पे था यार, पहले वो तो पूरा कर लो ना। तो
टायर 1 रिटेलर और टायर 2 है। टायर 1 जो बड़े वाले रिटेलर होते हैं, टायर 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा बड़ी 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी उसकी शॉप है, वो रिटेलर टायर 1 रिटेलर है, बड़े वाला, टायर 2 नहीं। अगर गली मोहल्ले वाला है वो, इसी तरह से अगर वो इंपोर्ट भी करता है, अगर किसी शॉपिंग प्लाजा जो सेंट्रल एयर कंडीशन है उसमें है, वो सारे टायर 1 है। खैर हमारे सिलेबस में ये चीज शामिल नहीं है। जो टायर 1 है वो नॉर्मल रिटेलर है, 18% लगा दिया। जो टायर 2 है उसको फिर बिजली के बिल में लग जाता है। बिजली के बिल में कैसे लग जाता है? अगर उसका बिजली का बिल, ठीक है, अगर तो वो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जान छोड़ गए, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद आ जाएगा उस पे भी ये वाला। जो अगर बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो बिजली का बिल अगर 20,000 से कम है, मंथली की बात कर रहे हैं, मंथली, तो उसको लगाएंगे 20,000 जो है 5%। अगर 20,000 से उसका बिल कभी भी बढ़ा तो उसको 5 की बजाय 7.5। लेकिन वो बेचारा चीज तो खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर से, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर, वो उसको टैक्स लगाएंगे, लेकिन वो आगे किसी को टैक्स नहीं लगा सकेगा, ये उसका मसला है। तो उसको अगर कोई फर्दर टैक्स लगाए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाए या टैक्स नॉर्मल लगाए, वो अलावा होंगे, उसको अलहदा से एक टैक्स देना पड़ेगा। कौन से वाला? 7.5% या 5%। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे चलता है, ये इतना नहीं है जी, एक्सेस टैक्स। अगर अगर आपने कोई ऐसा टैक्स कलेक्ट कर लिया जो कि नहीं लगाना चाहिए था, से आप टायर 2 रिटेलर हैं, आपने टैक्स लगा दिया। आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने टैक्स लगा दिया। आपने किसी को 10% लगाना था, आपने उसको जो है 18% लगा दिया, ठीक है। तो ज्यादा टैक्स लगा दिया किसी भी वजह से, किसी भी वजह से आपने उसको ज्यादा टैक्स लगा दिया, अब गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको ऐसे लेगी जैसे गवर्नमेंट ने आपसे एरियर्स लेने थे, पेनल्टी वगैरह वसूल करनी थी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, दैट द इंसिडेंस हैज नॉट बीन पास, कि भाई उस बंदे को मैंने टैक्स नहीं लिया, मैंने पैसे वापस कर दिए थे, शैल बी ऑन द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स। कहीं कभी जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड की होती है और कभी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की होती है, जिसको रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। इस सूरत में जिम्मेदारी किसकी है? रजिस्टर्ड पर्सन की, उस बंदे ने जिसने एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया। जीरो रेटिंग, ठीक है। एक लिस्ट है जो हमने कल पढ़ ली थी कि वो क्या है, जीरो रेटेड। नंबर 1 5th शेड्यूल में, नंबर वो कौन से वाला? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड। और वो प्रोविजन, और गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी में लगा सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जो है आपको लगती ऐसे हैं जैसे एक्सपोर्ट है, हालांकि वो एक्सपोर्ट नहीं है, उन पे जीरो रेटेड नहीं मिलेगा। जैसे आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपकी इंटेंशन है कि मैं इसको क्या कर लूंगा, वापस इंपोर्ट कर लूंगा। फिर आपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट तो सारे तैयार कर लिए लेकिन चीजें नहीं भिजवाई, तो आप उस पर नहीं ले सकते। फिर कौन से वाले हैं? कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, आपने जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करें तो वो नहीं समझा जाता। इस तरह से जैसे कश्मीर है, कश्मीर अलग एक और मुल्क है, एक और रियासत है, वहां पे भेजें तो वो एक्सपोर्ट नहीं समझी जाती। लेकिन आगे चलते हैं, फिर कौन से वाला? ओके, चेंज इन द रेट। ये जरा जो है कंसेप्ट जो है जरा वो है कि रेट अगर चेंज हो जाए। देखिए रेट चेंज हो जाए, एक तो है सप्लाईज पे, जैसे हुआ था 14 जो है 13 फेब को शायद, या 14 फेब को रेट चेंज हुआ। तो उससे पहले 10 तारीख को जो सप्लाई थी उस पे 17% था, और जो 18 तारीख को है उस पे क्या हुई, ठीक है, उस पे क्या हो गई, जो है वो सप्लाई 18% हो गई। 20 तारीख को 18, ये हो गया। अब मसला क्या आता है, इंपोर्ट के वक्त मसला आता है, इसको समझ ले, ये टेक्निकल है। इंपोर्ट के वक्त चीज आती है, आप क्लियर करवाते हैं या मौके पे मौजूद होती है, सम टाइम आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन पहले आ जाती है। और तो दो चार बातें हैं इसमें, वो समझ ली, आपको बेहतर इसमें कंसेप्ट आ जाएगा। नंबर 1, गुड्स डिक्लेरेशन क्या होती है? गुड्स डिक्लेरेशन चीज की जो पहले होते कमर्शियल वैल्यू समझ, अभी आपने नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। आप जब कहते हैं किसी बंदे को जर्मनी से मुझे चीजें भेजो, वो आपको एक अंदाजा के मुताबिक प्राइस भेजता है, उसको कहते हैं कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस जैसे आपके पास आती है, आप ये लेके चले जाते हैं बैंक के पास, भाईजान मेरा एतबार नहीं करेगा, तेरा एतबार करेगा। आप यूबीएल को कहते हैं भाईजान एलसी ओपन करें। यूबीएल एक एलसी ओपन करता है और उस बंदे के जर्मनी वाले बैंक को कहता है, एक्स बैंक को, कि भाईजान उस बंदे को कहो, अपने कस्टमर से कहो, मिस्टर वाई को, कि इसको चीजें भेज दे। यूबीएल कहता है बेफिक्र है, मैंने इसकी पैसे निकाल के लैदा रख लिए। अब ये इसको चीजें भेजेंगे, साथ में इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इसके पास आ जाएंगे, कुछ कस्टम के पास। कस्टम वाले उस डॉक्यूमेंट के ऊपर टैक्सेस ये वो कुछ करके भेजेंगे, इतने तेरे बनते हैं, उसको कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन। माल अभी नहीं आया,
तो इसके पास, इसको बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं और इसको गुड्स डिक्लेरेशन भी कहते हैं, एक दो और नाम भी है इसके। ये इसके अभी शिप नहीं आया, वो रास्ते में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको डिटेल से पढ़। ठीक है, शिप नहीं आया, रास्ते में है, लेकिन इसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये शिप जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है आगे इंडिया में जाए, उसका भी माल हो, तो इसके एक डॉक्यूमेंट बनता है कि इस पे ये काफी सारा सामान लदा हुआ है, इसमें कुछ पाकिस्तान का है, उसको कहते हैं मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट जेरा जो माल आना है मेरे पास, उसकी जो सारी चीजें हैं वो किस में लिखी हुई, बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, या कौन से वाले, गुड्स डिक्लेरेशन में। लेकिन जो इसमें माल लिखा हुआ है वो ना सिर्फ, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो पाकिस्तान में काफी सारे बंदों का है, और जो पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का, उस पे क्या लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, कि इस कन्वेंस पे क्या मौजूद है। क्लियर हो गया। अब ये शिप डायरेक्टली आके कराची की उसके साथ टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि आगे आपने देखा होगा साहिल समंदर जो होती है वो यूं होती है, साहिल के कुछ उस तक, तो यानी वो, और जो शिप होता है वो कई गुना पानी के नीचे होता है। ठीक है, उसको चाहिए होती है गहराई, गहराई यहाँ पे नहीं आग लगेगा, वो पीछे रुक जाएगा। यहाँ पे फिर क्रेने सम टाइम और सम टाइम बड़े लेवल की बोट्स होती हैं, उसमें माल भर के यहाँ पे लाया जाता है। और ये भी हो सकता है कि ये शिप खड़ा हो, इसके आगे आगे काफी सारे शिप खड़े हो। ठीक है, तो शिप अराइव हुआ, जैसे शिप अराइव होता है, ये मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस कस्टम जो है, कस्टम जो है, ये तो यू भी आता है, इसको अलहदा कर, ये कराची जो है इसको ग्रैंड पोर्ट कहते हैं, पोर्ट। ठीक है, ग्रैंड पोर्ट कराची वाली जगह का नाम। ठीक है, जहां पे आता है, तो ये जैसे ये लाइन में लगेगा शिप, तो इसके मैनिफेस्ट यहां तक पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्या क्या लदा हुआ है। ठीक है, और उसमें से कितना उतरना है और कितना आगे जाना है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स इन लोगों को देंगे कि इसमें से फला 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 नंबर कंटेनर उतार लो, सारे ना उतार लेना। ठीक है, ये मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, ये अगर समझ आ गया, इसको आगे चले। आप जब माल आ जाता है, ये मर्दान के बंदे का भी है, ये लाहौर के बंदे का भी है, ये पिशावर के बंदे का भी है, ये क्वेटा के बंदे का भी है। तो कुछ लोग उसी टाइम पे मौजूद होते हैं। अब एक बंदा क्वेटा में बिजनेस कर रहा है या एक बंदा मर्दान में बिजनेस कर रहा है, लाजमी नहीं है कि वो उस वक्त मौजूद हो जिस टाइम पे शिप आए या माल आए। तो आप पहले भी जा सकते हैं, यार मेरा माल आया या नहीं। आप एंड टाइम पे भी, आपको भी पता है शिप ने फलान दिन आना है, फलान दिन माल उतरना है, आप एंड टाइम पे हो सकते हैं, आप बाद में भी जा सकते हैं। अगर आप एंड टाइम पे मौजूद हो तो इसको कहते हैं होम कंजम्पशन। इसको क्या कहते हैं, होम कंजम्पशन। क्लियर हो गया, ये डॉक्यूमेंट याद होंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, होम कंजम्पशन। और अगर आप बाद में जाएं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, वो आपका माल वेयर हाउस में रख देंगे। ठीक है, और आप वहां से क्या कराएंगे, क्लियर करवाएंगे, क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। ले जी, आप एडवांस में भी जा सकते हैं। आप एडवांस में गए तो हो सकता है अभी शिप ना आया हो सकता है शिप आ गया हो और उसके डॉक्यूमेंट अभी ना पहुंचे हो सकता है डॉक्यूमेंट पहुंच गए। ये वाली बात सुन ली। अब जरा सुने, रेट दरमियान में चेंज हो रहा है। 14 फेब 2000 मेरा ख्याल 21 को ऐसे कर, ठीक है, 2021 को रेट चेंज हुआ, हम 2021 का ही ले लेते हैं, इससे पीछे रेट। और अब जरा सुने, सबसे पहला केस लेते हैं कि आप मौके पे मौजूद थे, मौके पे मौजूद थे। अच्छा ये करते क्या, जैसे आप जाएंगे ये माल लेने, ठीक है, ये माल मुझे जो है चाहिए, ये मेरा आया हुआ है, वो हो सकता है आप वेयर हाउस से क्लियर करें, हो सकता है आप, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट बना के देते हैं, उसमें सेल्स टैक्स होगा, उसमें जो है कस्टम ड्यूटी होगी, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी, ये सारे मिला के इस पे क्या लगाते हैं, ये सेल्स, ये तो पता है ना हमें। ठीक है, ये सारे वो कहते हैं जाके जमा कराओ, आप 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाएं। अगर 7 दिन के अंदर अंदर जमा नहीं करवाते और दरमियान में रेट चेंज हो गया तो आपको चेंज रेट लगेगा। क्लियर हो गया। अब जिस दिन आप जाएंगे और कहेंगे मुझे ये चाहिए, तो उसका हम कह रहे हैं, ले जी, आप 12 फेब को वहां पे पहुंचे और उसी टाइम पे माल आ गया, तो आपको रेट लगेगा 12 फेब का, यानी 17%। और आप गए 16 फेब को,
तो रेट आपको लगेगा 18%। उस दिन माल है, ये कौन से वाला है, जब आप मौका पे मौजूद थे। दूसरा कर लेते हैं, आप क्या पहुंचे, लेट पहुंचे, माल आ गया आपका 12 फेब को, आप पहुंचे 16 फेब को। हालांकि माल कब आया, जब रेट, आपको रेट लगेगा जिस दिन आप क्लियर करवाएंगे, क्योंकि होम कंजम्पशन के लिए आप अवेलेबल, दोनों कंसेप्ट क्लियर। तीसरा जरा सुन, आप पहुंच गए, आपको पता है जनाब मेरा 14 के करीब माल आना है, ठीक है, तो वो 9 को जाके बैठ गया कि कहीं मुझे 18% ना लग जाए। वो कहे 9 को गए, वो कहे भाईजान तुम्हारा तो शिप ही नहीं है लाइन में। अगले दिन गए, तुम्हारा शिप आ गया, लेकिन हमारे पास अभी मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस नहीं है। अब अगले दिन गए 11 फेब को, ठीक है, वो कहते हैं हाँ मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आ गया, 11 फेब का रेट लगेगा। क्लियर हो गया, जिस दिन शिप आएगा, नहीं, जिस दिन आपने एडवांस में जमा करवा दी बिल ऑफ लेडिंग या गुड्स डिक्लेरेशन, तो आपको रेट लगेगा कब, अच्छा इसमें से इतना उसने डीपली क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन बना सकता है, इसलिए डिटेल से बता रहा, जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस। इन सारे केस में अगर आप होम कंजम्पशन उस दिन मौजूद थे, उस दिन वाला रेट, अगर आप बाद में गए, बाद वाला रेट, अगर आपने एडवांस में जमा करा दिया, तो जिस दिन कम अज कम शिप पहुंचे ना पहुंचे, उसके जिस दिन डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे उस दिन वाला रेट लगेगा। अब ये सारे उन्होंने दे दिए, होम कंजम्पशन है तो ये जो रेट देंगे, यानी आप पहले मौजूद थे 12 फरवरी, 12 फरवरी का रेट लगेगा, आप लेट गए तो 18% लगेगा। उन्होंने 12 फेब को आपको बना के दे दिए, ये लो भाई टैक्स जमा कराओ। अब 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा करा लिया। अब 7 दिन कब पूरे होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। हालांकि रेट चेंज हो चुका है, 14 फेब को आपको रेट वही 17 लगेगा, लेकिन अगर आपने 19 को जमा ना कराया तो 20 को फिर जो रेट होगा वो वाला लगेगा, चेंज हो जाए। क्लियर हो गया, जो भी इनमें से रेट होगा वो कितने दिन वैलिड रहेगा, 7 दिन, 7 दिन बाद वो क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, नहीं अभी तो बड़ा टाइम मैनर एंड पेमेंट, इसमें कुछ अच्छा, इसमें बड़ा एक आसान सा कंसेप्ट है। नंबर 1 भाई, टाइम मैनर किसका, पेमेंट ऑफ टैक्स। कब पे करना है हमें भी पता है भाई, कब पे करना, रिटर्न के साथ। रिटर्न कब फाइल करते हैं, जनवरी की अगले महीने की 15 फेब, वो 2-3 दिन तो सिर्फ जमा करवाने के लिए देते हैं, अदरवाइज नहीं। 15 फेब तक आपने क्या करवाना है, टैक्स जमा करवाना है, टैक्स जमा करवाना है। जनवरी वाला टैक्स आपने आपने यकम जनवरी को सेल की, 18% जेब में रख ले, 15 फेब को जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, कैसे जमा कराना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड बैंक में, यूजुअली नेशनल बैंक में। और साथ में अभी एक टाइम और आ गया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी किसी भी बैंक से करवा सकते, और वो कौन से वाला, डिजिटल, डिजिटली भी करवा सकते। ये क्लियर हो गया। अब है इंपोर्ट, इंपोर्ट कब जमा करवाना है, जब कस्टम ड्यूटी जमा करवाएंगे, ठीक है। कैसे जमा कराना है, जैसे कस्टम ड्यूटी जमा होती है, बस बात कर। तो जो जो लोकल सप्लाई पे टैक्स है वो किसने, सेलर ने देना है। कब देना है, आने वाले महीने की 15 तारीख को। कैसे देना है, नेशनल बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। जो इंपोर्ट वाला है वो किसने देना है, परचेजर ने, सेलर ने नहीं, परचेजर ने। कब देना है, जब कस्टम ड्यूटी, नहीं जब कस्टम ड्यूटी, परचेज नहीं, जब कस्टम ड्यूटी। कैसे देना है, जब जैसे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। क्लियर हो गया जी, आगे चलते। मैनर ऑफ पेमेंट भी हो गया, और टैक्स लायबिलिटी, हाँ इसमें वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसमें वो कहता है भाई जो इनपुट पे टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कैसे टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होती है भाई, आउटपुट में से इनपुट को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। अब यूजुअली मटेरियल इकट्ठे परचेज करते हैं, बेचते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस महीने, इधर से भी क्वेश्चन किसी ने किया था, जिस महीने आप परचेज करें, आप इनपुट, यार इनको कह दें बाहर शोर ना लगे, जिस महीने आप परचेज करें, आप सारे का सारा क्या कर लें, आप क्लेम कर लें। ये नहीं मानेंगे, इनको छोड़ दें, इनको इनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ठीक, हाँ ठीक है, इनको इनको फ्यूचर में जाके पता चलेगा। चुप, ठीक है।
बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जा रहे हैं, इतिहास के पन्नों में लोगों को कहते हैं अब हमें मिस्टर बजाज कहो, हम सीए इधर कुत्ते जितनी इज्जत ही नहीं। खैर वापस आते उस्मान, ऐसा है या नहीं? हम कहेगा हाँ है, थोड़ी बहुत तो है, ले खैर वापस ले जी। तो अब जनाब हाँ अब पता चलता है कि जो है क्या हालात हुए। खैर वापस आते जी, शेयर करें तो यार को मतलब सबके सामने ही, अब क्या कहें, पता सबको होता है, बताता कोई नहीं। अच्छा चले खैर वापस आते हैं, ठीक है ओके, चले वापस आते हैं, खैर टाइम नहीं है, ठीक है। वो एक दोस्त दूसरे से कहते हैं शादी के बाद मिलते हैं दोनों, कहते हैं हाँ क्या हाल है, ठीक है, कहते अल्लाह का शुक्र है, कहते कैसे खाना वगैरह ये वो, कहते यार नहीं यार तुझे तो हॉस्टल से ज़माने से पता है मुझे किसी का खाना पसंद नहीं, मैं अपने लिए खुद बनाता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ जब बना ही रहा हूँ बीवी के लिए भी थोड़ा बहुत बनाया, ठीक है। वो कहते वापस आता हूँ तो पता मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, बर्तन वगैरह मैं खुद धो लेता हूँ, मुझे किसी का धुले बर्तन पसंद नहीं है, जब धो रहा होता हूँ जो बाकी पड़े होते हैं वो भी धो लेता हूँ, ठीक है। और कपड़ों के मामले में तुझे पता है बहुत ही नफीस था मैं, तो जो है कपड़े खुद, मुझे किसी के धुले पसंद नहीं, इसलिए मैं खुद करता हूँ सारे। कहते तू सुना, कहते हो तो मेरी भी कुत्ते वाली रही है। दूसरा कहता है बस तेरी तरह मुझे बताना नहीं आता। आपस में एक दूसरे का हाल पूछते रहा करो, एक ही जैसे हैं दोनों। वापस आ जाओ ले जी। तो जो है अब वो कहता है भाई आप सारे का सारा इनपुट क्लेम कर सकते हैं। हम कहते हैं इनपुट क्लेम कर सकते, अभी तो हमने पैसे नहीं दिए। वो कहता है कोई मसला नहीं, आप पैसे दे चुके हो या ना दे चुके हो आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। हम कहते हैं अभी तो वो बिका ही नहीं, कहता है बिके या अभी टू बी सोल्ड हो फिर भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। चले आए पढ़े जरा इसको पढ़ लेते हैं, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी या रजिस्टर्ड पर्सन जो है ऑन टैक्स सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पर्सन शेल बी इंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट, ठीक है। आउटपुट में से लाइबिलिटी में से इनपुट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा, हालांकि अभी पेड कर चुका है या पेएबल है, अभी क्रेडिटर में पड़ा हुआ है और आपको पता है 180 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है। ओके, ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड, सप्लाई हो गई या टू अभी पड़ी हुई है, फिर भी आप उस पे क्या कर सकते हैं, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वो कहता है टैक्स विल बी डिडक्टेड, ओके, टैक्स इनपुट टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द आउटपुट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ, कौन से वाली टैक्स पे, तो वो तो अलग है, वो तो बॉटम लाइन फिगर हमें पता है। और वो कहता है अगर आप कभी टैक्स क्लेम ना कर सकें या भूल जाएं या इनवाइस नहीं आए, जो भी जिस रेलिवेंट पीरियड में ना कर सकें, तो उसके बाद जो 6 महीने आएंगे टैक्स पीरियड उसमें क्लेम कर सकते हैं। जैसे मार्च में था मैं क्लेम नहीं कर सका, 1 2 3 4 5 6 सितंबर विल बी द लास्ट मंथ जिसमें मैं क्लेम कर, अगर मैं सितंबर तक क्लेम नहीं कर सकता तो अक्टूबर में वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर है जनाब टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट, अगर आपने नहीं नहीं वो ये आराम से हो रहा है ले जी, अगर आपने चीजें परचेज की हैं नंबर 1, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की है नंबर 2, और अगर आपने कोई ऑक्शन में चीजें खरीदी है नंबर 3। सबसे पहले ऑक्शन के लिए आपके पास ट्रेजरी चालान होना चाहिए और उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे होना चाहिए, आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने चीजें इंपोर्ट की हैं तो गुड्स डिक्लेरेशन आपके नाम होना चाहिए, ठीक है, और वो क्लियर हो किससे, कस्टम अथॉरिटी से। और अगर आपने परचेज की है तो आपके नाम पे टैक्स इनवाइस हो, इधर से क्वेश्चन बनता है वो टैक्स इनवाइस किसी और के नाम बनाता है या टैक्स इनवाइस अगले महीने क्लेम करवाता है। अब वो जो है कहते टैक्स इनवाइस अगले महीने आ जाएगी, नहीं नहीं, अब नंबर 1, नंबर 2 उस पे आपका आपस में बातें नहीं, नंबर 2 उस पे क्या होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और अगर गैस और बिजली पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था उनके बारे में, ठीक है। तो भाई उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो और वही जगह हो जहां पे आपका कनेक्शन इंस्टॉल्ड है। फिर आगे अगर सप्लायर ने सप्लाई जो है अपनी रिटर्न में शो नहीं की तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। आपने किसी से परचेज की, उसने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की या टैक्स पे नहीं किया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। कुल मिला के बात करते हैं, अगर इनवाइस आपके नाम नहीं है आप इनपुट क्लेम
नहीं कर सकते। अगर इनवाइस आपके नाम है तो आप क्लेम कर सकते हैं। उस पे आपका एसटीआरएन नंबर मेंशन है, आप क्लेम कर सकते हैं। एसटीआर नंबर मेंशन नहीं है, आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने उसको पैसे दिए है, नाम भी मेंशन है, इनवाइस जो है एसटीआरएन भी मेंशन है, इनवाइस आपके नाम है और उस बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप क्लेम नहीं कर सकते। उस बंदे ने सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, आप क्लेम नहीं कर सकते। और बिजली के बिल पे अगर आपने इनपुट क्लेम करना है या गैस पे, तो उस पे क्या होना चाहिए, आपका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए और एड्रेस भी वही हो जहां पे आपकी फैक्ट्री है, किसी और जगह का आप क्लेम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ले जी, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड है जी। A registered person shall not be entitled to input। सारे ये बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है जो सेक्शन 21 है, डिडक्शन नॉट अलाउड। वो भी सेल में से लेस होती है और ये भी आउटपुट सेल पे टैक्स में से लेस होती है। पहला पहला भाई, अगर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाईज की है तो आप, ठीक है, जो आपको इनपुट अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर फेडरल गवर्नमेंट कहते कि फलां चीजों पे टैक्स अलाउड नहीं है तो नहीं है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स या फर्दर टैक्स दिया हुआ है तो आपको उस पे इनपुट अलाउड नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट, अभी पढ़ के हैं। अगले अगर सप्लायर ने रिटर्न फाइल ना की और टैक्स जमा ना कराया तो उस पे इनपुट अलाउड नहीं है। क्रेस्ट एक सिस्टम होता है, अगर वो कोई डिस्क्रिपेंसी कह दे कि जनाब फलां बंदे ने इसने फलां डिस्क्रिपेंसी किया, इनवाइस अटैच नहीं किया, नेक्जर सही नहीं जमा कराया, टैक्स नहीं पे किया, तो आप इनपुट अलाउड नहीं कर। जहां भी क्रेस्ट का वर्ड आ जाए तो आपने इनपुट जो है अपना डिसअलाउ कर दे। इनपुट इज नॉट वेरीफाई, आपस में बातें नहीं सुभान। इनपुट इज नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, अगर आपका सप्लायर तो टैक्स पे कर रहा है, उसका सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा, तो भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा पूरी सप्लाई चेन में। फिर कौन से वन, अगर आपके पास फेक इनवाइसेस है, गलत, इसके साथ लिखे फ्लाइंग इनवाइसेस। बाज दफा फेक इनवाइसेस वर्ड यूज करता है, बाज दफा फ्लाइंग इनवाइसेस यूज करता है, आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। आपने परचेजेस किए हैं और गवर्नमेंट ने आपसे इनवाइस मांगी, आप नहीं दे सके, तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। फिर कौन सी वाली, गुड्स और सर्विसेज जो कि टैक्सेबल सप्लाई से नहीं है, ये ऊपर आ गया पॉइंट एफ, और ए वाला पॉइंट एक ही है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस, आपने सीमेंट खरीदी, सीमेंट बेची, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने सीमेंट खरीदी, घर बनाया, आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, पर्सनल यूज के लिए। लें जी, गुड यूज्ड इन इमोल प्रॉपर्टी परमानेंटली अटैच टू द इमोल प्रॉपर्टी। ये तार है, अगर आप तार लेते हैं, तार बेचते हैं, आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने तार ली और जो है वायरिंग करवा ली, इनपुट क्लेम इसको कहते हैं यूज्ड और परमानेंटली यूज। आपने पेंट लिया, पेंट बेचा, आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने पेंट लिया, दीवार पे कर दिया, इनपुट क्लेम नहीं कर। आपने पेंट लिया, मशीन को किया, इनपुट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, टैक्सेबल से। आपने तार ली, तार बेची, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने तार ली, मशीन में लगाई, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने तार ली और दीवार में लगा दी, इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। इस तरह से बाकी चीजें हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पाइप्स हो गया, इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर आपका काम ही तारें बेचना है तो आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। कौन से वाला, गुड डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल और रेल आर जो है सेल आर रीसेल पर्सन। ये देखें, प्रोडक्शन गुड्स एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एबल, ये इसके साथ लिखें मशीन में तार इस्तेमाल होना, इसके साथ लिखें तार ली, तार बेची और प्री फैब्रिकेटेड। आपने सीमेंट ली, बिल्डिंग में लगा दी, इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सीमेंट ली, सीमेंट बेची, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। सीमेंट ली, उससे छतें बनाई, तैयार छतें बेची जा रही है, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। क्लियर हो गया। प्री जी, ब्लॉक्स, हाँ ब्लॉक्स हो गए, वो होते हैं जो है वो पूरी की पूरी क्या पूरी वो दीवारें बनाने के लिए जो ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, वो हो गए तैयार छतें होंगी, उधर आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रीसेल कर रहे हैं। मशीनरी में कोई भी चीज इस्तेमाल है, पेंट ले मशीनरी पे कर ले, तार ले मशीनरी की वायरिंग कर ले, ठीक है, तो यस इस्तेमाल हो सकता है। फिर कौन सा, गुड स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट, व्हीकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, गैस अप्लायंसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट पे आप
जो है इनपुट क्लेम नहीं कर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्नीचर लेते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं सेल और रीसेल के लिए। आगे चलते हैं, वो कहते हैं सर्विस पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं। कल हमने कहा था इनपुट का पार्ट है, लेकिन अगर उस सर्विस को प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज ही रोक दे, जैसे पीआरए कहता है इस सर्विस पे मैं इनपुट नहीं दूंगा, तो वो फेडरल में भी जाके क्या हो जाएगी, यानी सर्विस जो प्रोविंशियल में बार्ड है, रोक दी गई है, वो फेडरल में भी जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो। आगे चलेंगे, इंपोर्ट आर परचेज। अच्छा, एग्रीकल्चर मशीनरी पे कुछ पे फुल टैक्स लगता है, कुछ पे 7%। जो 7% वाली मशीनरी है उस पे इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। फिर आगे चलते हैं, such goods and services which at the time of filing of return the buyer have not been declared by the supplier। क्लियर है, आपने चीजें परचेज की और उसको सप्लायर ने अपने इन जो है इनवाइस में शो ही नहीं किया, उन पे टैक्स नहीं किया, सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया, आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। और एक जगह आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटर का सीएनएसी या एनटीएन जो है वो देना जरूरी होता है कुछ जगहों पे, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे लिखा होगा। तो इस सूरत में अगर आपने उसको सेल कर दी तो प्रोरेटा बेसिस पे आपकी जो है इनपुट क्या हो जाएगा, वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। फिर कौन से वाला, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज भी करता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी करता है, तो अपॉर्शनमेंट करेंगे, अपॉर्शनमेंट में आप इनपुट की तरह क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट आर क्लेम इनपुट। जाहिर है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया, कल यहीं से करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन भी करें, फिर मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को। ठीक है, वेंसडे मोस्ट प्रोबेबल भी हमारा लास्ट होगा, तो तब तक हम सेल्स टैक्स के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि लास्ट वाले जो जरा मुश्किल वाले हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर लें। क्लियर होंगे, जो शुरू वाले हैं वो अभी से आप करना शुरू कर दें। पहले 10 क्वेश्चन आपने मंडे तक कर लेने हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि रिवीजन में जो मसाइल है पहले 10 की बात करना। ठीक है, हम इंशाल्लाह 16-17 से आगे वाले करेंगे, 20 से आगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करें। जी जी, सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स की बात। चले जी बिल्कुल।